new ideas, new thinking, new knowledge, and the final coming of age of mankind. We are talking about enlightenment. Hello, my name is Richa Singh. I welcome you all to this channel and welcome to the series of world history. ये हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आज हम बात करने वाले हैं एनलाइटनमेंट की एंड एनलाइटनमेंट आइडियाज़ की. सबसे पहले हम बात करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की कि एनलाइटनमेंट क्या है, ये जो टर्म है एनलाइटनमेंट ये किसने दिया, क्या टाइम पीरियड था इस पूरे मूवमेंट का, इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. और जैसे कि आप देखते आ रहे हैं, जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है एक टाइम पे वो क्लाइमेक्स पे पहुंचता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ खामियां, कुछ ना कुछ कमियां हमें नज़र आती हैं, तो वहाँ हमें डिक्लाइन भी देखने को मिलता है. तो सब कुछ डिस्कस करने के बाद फिर हम देखेंगे कि एनलाइटनमेंट का डिक्लाइन कैसे हुआ. और जब भी कोई चीज़ डिक्लाइन होती है वो एक नए चीज़ को जन्म देती है. इसी तरीके से एनलाइटनमेंट का जब डिक्लाइन होगा तो आपको फिर से एक नया मूवमेंट देखने को मिलेगा, वो है मूवमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म, जिसका क्रेडिट जाता है रूसो को. इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे. आज का वीडियो एनलाइटनमेंट के ऊपर फोकस रहेगा. नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम एनलाइटनमेंट थिंकर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. वोल्टायर हुए, रूसो हुए, कांट हुए, एडम स्मिथ हुए, ये बहुत सारे स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स जो रहे हैं जिन्हें हम एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स के नाम से भी जानते हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इन्हीं की जो फिलोसफीज़ रही हैं, इनके एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, इनकी आइडियोलॉजीज़ रही हैं, इन्होंने लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया, चीज़ों को रखा, तो इनका ही कंट्रीब्यूशन है जिससे लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक प्रेरणा मिली. और ये जो भी हम वैल्यू सिस्टम अपने आसपास देख रहे हैं उसका भी क्रेडिट इन्हें जाता है, क्योंकि इन्होंने ही लोगों को एक नए डायरेक्शन में सोचने के लिए तैयार किया, उन्हें एक रास्ता दिखाया. तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट, एनलाइटेंड, हम किसी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को कब बोलते हैं कि वो एनलाइटेंड हो गया है, जब उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा डीप में, ज़्यादा सीरियसली चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगता है, क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में डिस्कस करने लगता है, बात करने लगता है. ऐसा नहीं है कि किसी ने उसको कुछ बताया और उसने मान लिया, नहीं, उसके सामने जो कुछ भी हो रहा है उस पर वो फोकस करता है, एक्सपेरिमेंटेशन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, कुछ रिजल्ट्स निकालता है, कुछ फिलॉसफीज देता है. तो वो एनलाइटेंड स्टेट ऑफ माइंड बोला जाता है कि हम एनलाइटेंड हैं, हमारे आसपास जो है वो हम अवेक होके देख रहे हैं, हम चीज़ों को समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बाद अपना जो प्रतिक्रिया है उसको दे रहे हैं. एनलाइटनमेंट वर्ड के लिए क्रेडिट जाता है इमैनुअल कैंट को. The term enlightenment was given by, for the first time, Immanuel Kant in his pamphlet What is Enlightenment. Immanuel Kant ने अपनी एक पैम्फलेट जो है वो रिलीज़ करी थी, पब्लिश की थी, जिसका नाम था What is Enlightenment, जहाँ पर उन्होंने Enlightenment वर्ड का यूज़ किया और बताया कि क्या है ये. इसी के बाद से Enlightenment एरा की शुरुआत हो जाती है. It was symbolized by new ideas, new thinking, new knowledge, everything new we are talking about. इसका टाइम पीरियड है 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी में. हम देखेंगे जो एनलाइटनमेंट आइडियाज़ हैं इनकी शुरुआत 17th सेंचुरी से होती है. धीरे धीरे 18th सेंचुरी आते आते ये अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच जाता है, और जैसे ही 19th सेंचुरी की शुरुआत होती है वहाँ पे हमें इसका डिक्लाइन देखने को मिलता है. और 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही हमें एक नए मूवमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म का जो एक होता है नया एरा, न्यू बिगनिंग उसकी देखने की मिलती है. अब जो भी इस एनलाइटनमेंट एरा के प्रोपोनेंट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, स्कॉलर्स थे, ठीक है, उन्होंने इसको एज ऑफ रीजन का नाम दिया. ठीक, इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था सोसाइटी को रिफॉर्म करना. देखिए, जब भी हम एनलाइटेंड होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम किस तरीके से जो चीज़ें खराब हो चली आ रही हैं उनको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं. तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हम रिफॉर्म की बात करेंगे. हम बात करेंगे कि सोसाइटी में रिफॉर्म होना चाहिए, पॉलिटी में रिफॉर्म होना चाहिए, लॉ में रिफॉर्म होना चाहिए, इकोनॉमी में रिफॉर्म होना चाहिए, एथिक्स में रिफॉर्म होना चाहिए. यानी कि जो भी हमारे आसपास का कल्चर है, एनवायरनमेंट है, उसमें जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं उनको सही होनी चाहिए. हमें वो चीज़ें इस तरीके से रिफॉर्म करनी है ताकि वो मैन काइंड को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करें. क्योंकि यहाँ पर एक एनलाइटनमेंट की जो बेस थिंकिंग है वो क्या है, वो ये है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे आसपास वो हमारे फ़ायदे के लिए है. वो इसलिए है ताकि वो हमें बेनिफिट पहुँचा सके, ना कि इसलिए कि हम उनके लिए एग्जिस्ट करें. ऑल द इंस्टीट्यूशंस अराउंड अस एग्जिस्ट फॉर अस ओनली, वी डू नॉट एग्जिस्ट फॉर देम. ये चीज़ हमें इसमें एनलाइटनमेंट में देखने को मिलती है. ठीक, फैक्टर्स की बात करें, एनलाइटनमेंट से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. रेनेसा हुआ,
रेनेसा से एक रैशनल थिंकिंग की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। मिडिवल थॉट प्रोसेस का वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिलता है। मिडिवल थॉट प्रोसेस ख़त्म हो रहे थे, धीरे धीरे मॉडर्न आइडियाज़ आ रहे थे। रेनेसा ने हमें रीजन और रैशनैलिटी से इंट्रोड्यूस कराया था, ह्यूमनिज्म की बात की थी, साइंटिफिक डेवलपमेंट आउटलुक जनरेट करने की बात की थी, इसको इनिशिएट किया था। तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कोई भी चेंज सडन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि रात में उठे तो मिडिवल था और रात में थे तो मिडिवल था और सुबह उठे तो एकदम मॉडर्न एज आ गया, या अचानक से दूसरे दिन इनलाइटनमेंट देखने को मिल गया, हम इनलाइटेंड हो गए, हम अवेक हो गए। ऐसा कुछ नहीं होता है, सालों लग जाते हैं। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलाव होता है, धीरे धीरे लोग नई चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनके रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और उसकी वजह से हमारा एक जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता है। जैसे कि पहले जब साइंस में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, हम बात करें अगर यूरोप की, तो यूरोप में जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियंस थे, जो पोप का जो अथॉरिटी थी, वो यही लोगों को बताती थी कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ना कि पृथ्वी सूर्य के। ठीक है, इसी बात पे गैलीलियो जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उनको जेल भी जाना पड़ा था क्योंकि उन्होंने पोप और या बात करें जो चर्च है उसकी बात को नकार दिया था, मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नॉट वाइस वर्सा। लेकिन पोप बोल रहे थे नहीं, ऐसा नहीं है, सूर्य चक्कर लगाता है, पृथ्वी तो खड़ी हुई है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए, लोगों की सोच बदली, लोगों को चीज़ें सामने दिखने लगी कि यूनिवर्स क्या है और ये प्लैनेट्स क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है। ये सारी चीज़ें जो है हमें धीरे धीरे समझ में आने लगी और इनका कहीं ना कहीं असर जो होता है वो हमारी थॉट प्रोसेस पे होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी मूव फॉरवर्ड। अब हम जानते हैं, रेनेसा की बात हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं रिफॉर्मेशन की। रेनेसा का जो आउटकम निकला वो निकला रिफॉर्मेशन के फॉर्म में। रेनेसा ने क्रिटिकल थिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए, हमें रैशनैलिटी पे फोकस करना चाहिए। जब लोगों ने इस तरीके से सोचना शुरू किया तो उन्हें अपने आसपास बहुत सारी गलत चीज़ें होती हुई दिखाई दी, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। चर्च का डोमिनेंस बढ़ रहा था, बहुत सारा एब्सोल्यूटिज्म बढ़ रहा था, क्या बोलते हैं कि करप्शन बढ़ रहा था। ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। लोगों को लगा ये तो गलत है, रिफॉर्मेशन होना चाहिए। चर्च में रिफॉर्मेशन हुआ, चर्च को दो भागों में बांटा गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च। दो तरीके के चर्च हमारे सामने निकल के आए। अब रिफॉर्मेशन का जो आफ्टर इफेक्ट हुआ वो हुआ काउंटर रिफॉर्मेशन के फॉर्म में। कैथोलिक चर्चेस को ये लगा नहीं, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से नए नए इंस्टीट्यूशंस तैयार हो रहे हैं, तो हमें अपने इंस्टीट्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए कैथोलिक्स ने खुद को चेंज किया, अपना जो इंस्टीट्यूशन है उसके जो भी बेसिक उनका मॉडल था, जो भी उनकी थिंकिंग थी, जो भी उनकी टीचिंग्स थी, उसमें उन्होंने बदलाव किया, अपना जो मोटिव था उसको चेंज किया। ठीक है, फोकस किया एजुकेशन पे और फोकस किया कि हम कैथोलिक टीचिंग्स को कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। तो ये काउंटर रिफॉर्मेशन के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। अब इतनी सारी चीज़ें जब हो रही थी तो यही एक फिर से नए आइडियाज़ की तरफ हमें लेके जाता है, जो है एनलाइटनमेंट आइडियाज़। ठीक है, तो ये एनलाइटनमेंट आइडियाज़ हमें देखने को मिलते हैं रेनेसा, रिफॉर्मेशन, काउंटर रिफॉर्मेशन के फॉर्म में, रैशनैलिटी के फॉर्म में एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट के फॉर्म में। सबसे मेन चीज़ ये है कि हमने अंधा विश्वास जो था ना, ब्लाइंड फेथ को क्वेश्चन किया। ब्लाइंड फेथ, हम ये बात कर रहे थे कि हमें किसी चीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए, अगर वो हमें समझ नहीं आती, हमारी रैशनैलिटी में फिट नहीं बैठती, तो हमें उसे क्वेश्चन करना चाहिए। पीस ऑफ वेस्टफेलिया एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने 30 साल के वॉर को ख़त्म किया। अब इसका भी इफेक्ट हमें इनलाइटनमेंट आइडियाज़ पे, इनलाइटनमेंट जो एरा शुरू हुआ उस पर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो साइन हुआ था आपका 1648 में, उसने क्या किया, अलाउ किया जो भी लिबरल रूलर्स थे कि वो अपने सब्जेक्ट को कुछ लिबर्टी प्रोवाइड करें। ठीक है, कुछ उनको लिबर्टी प्रोवाइड करें, फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करें। ठीक है, उनकी बातों को सुने, उन्हें हमें स्पेस दें। केवल एब्सोल्यूट मोनार्की चलाने से कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ये पीस ऑफ वेस्टफेलिया भी एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क इवेंट जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है, जिसने कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने में मदद की, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चेंज करने में मदद की। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पर रोल आ जाता है थिंकर्स का। देखिए, हर जगह कभी भी कुछ भी चेंज होता है तो वहाँ पर स्कॉलर्स, टीचर्स, थिंकर्स, इनकी भूमिका बहुत होती है, क्योंकि लोगों को ये बताना कि आपके साथ गलत हो रहा है, ये चीज़ें
सही है या गलत है, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की, थिंकर्स की, स्कॉलर्स की। वही लोगों को एक नई राह दिखाते हैं, नया पाथ दिखाते हैं, और यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। इसलिए हम आगे देखेंगे इनलाइटनमेंट थिंकर्स के बारे में कि कौन कौन से इनलाइटनमेंट थिंकर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग एक बोले कि अपना एक टॉपिक था। जैसे कि कुछ लोगों ने सोसाइटी के इशू पे बात किया, किसी ने लॉ पे बात की, किसी ने एथिक्स पे बात की, किसी ने इकोनॉमी पे बात की। हर तरीके के रिफॉर्म हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमें इस एनलाइटनमेंट जो ये जो मूवमेंट पूरा चला, इसमें आइडियोलॉजिकल मूवमेंट देखने को मिलते हैं, आइडियोलॉजी का क्लैश देखने को मिल रहा है, जिसका आउटकम आप देख चुके हैं 30 ईयर वॉर के रूप में, जहाँ पे प्रोटेस्टेंट और कैथलिक्स आपस में आइडियोलॉजी की लड़ाई कर रहे हैं, सोवरेनिटी की लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, उससे क्या हो रहा है, जब देखिए जब भी कोई डिबेट डिस्कशन होता है या कोई इस तरीके की बहस छिड़ती है, तो नए कॉन्सेप्ट भी सामने निकल के आते हैं, नई आइडियोलॉजीज भी निकल के आती हैं। वही हुआ, फ्रैटर्निटी, लिबर्टी, इगैलिटेरियनिज्म, इस तरीके के जो चीज़ें हैं वो निकल के आई, और इन्हीं आइडियोलॉजीज से इंस्पायर होके बहुत सारे रिवॉल्यूशन, जैसे कि सबसे फेमस है अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो हमें यूरोप की हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्की थी, वहाँ पर हम देखते हैं डेस्पोटिज्म आ जाता है। यानी कि मोनार्की अभी भी है, अभी बस चेंज ये हुआ है कि जो लोग बोलते थे वी आर दी ओनर, वी आर द मास्टर ऑफ द स्टेट, वो अब बोल रहे हैं वी आर द सर्वेंट ऑफ द स्टेट। ये थॉट प्रोसेस में चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कि अब हम लिबरलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों को इक्वालिटी की तरफ ले जा रहे हैं, फ्रैटर्निटी की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये चेंजेस, ये छोटे छोटे चेंजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, जो एक बार बहुत टाइम पे हमें एक रेवोल्यूशन के फॉर्म में आगे देखने को मिलते हैं, बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन आता है केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, जिसे अगर हम बात करें, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, जिसने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन दिया वर्ल्ड को, वर्ल्ड ने इंस्पायर हुआ। हमारे इंडिया की ही बात करें तो हमने भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही इंस्पायर होकर बहुत सारी चीज़ें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की हैं। जब हम पॉलिटिकल लेक्चर लेंगे वहाँ पर हम बात करेंगे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन सी चीज़ें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली हैं। अगर आपने पॉलिटी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए चैनल पे, पॉलिटी के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, बाकी वीडियोस भी अपकमिंग हैं, आप स्टे ट्यून रहिए, देखते रहिए इनको। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने एनलाइटनमेंट की। एनलाइटनमेंट जो आइडियाज़ है उसका कैरेक्टर एक और है रीजन। रीजन की बात करते हैं, जब भी हम रीजन की बात करते हैं, रीजन हमेशा हमें विजडम की तरफ लेके जाता है। लिबर्टी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं तो लोगों में फिर टॉलरेंस की भी बात करते हैं। जब टॉलरेंस आता है तो यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस भी आ जाता है। यानी कि अभी तक क्या था, ये नहीं है कि ये हमारा धर्म है, इसको ही मानेंगे, इसको ही करेंगे, इसके अलावा हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। हमें टॉलरेंस, रिलीजियस जो टॉलरेंस है वो धीरे धीरे लोगों में देखने को मिल रहा था, एंड इट गेव ब्लो टू द रिलीजियस डोमिनेंस ऑल्सो। ठीक है, हम दूसरों के आइडियाज़ को भी स्पेस देना शुरू कर दिए थे हम लोगों ने। यानी कि उस जो यूरोप की हिस्ट्री थी, हम क्या कर रहे थे, फोकस कर रहे थे। जैसे आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे पास है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबके लिए है, हर कोई अपनी बात रख सकता है। इसी तरीके से यही आइडियाज़ हमें एनलाइटनमेंट एरा में देखने को मिले कि यहाँ पर भी हमें स्पेस टू अदर पर्सनस आइडियाज़ जो है वो हमने देना शुरू किया, ये हमें देखने को मिला। इक्वालिटी की बात करी हमने ये बात किया कि भाई जन्म से सब बराबर है, जिसने एक इगैलिटेरियन सिस्टम को जन्म दिया। और ये इगैलिटेरियन सिस्टम जो है वो आपस में हमेशा देखिएगा, जब हमें ये पता चलेगा कि हम सब बराबर है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, तो हमारे जो आपसी रिश्ते होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होने लगते हैं, उनमें मधुरता आने लगती है। ठीक है, इसने ह्यूमैनिटी पे फोकस किया। सबसे मेन चीज़ रूल ऑफ लॉ की बात की। जैसे अभी हमने बात किया था इक्वालिटी, इक्वालिटी का ही फॉर्म है रूल ऑफ लॉ, जहाँ पर अभी तक क्या हो रहा था, किंग इज द लॉ, अब हो रहा है लॉ इज द किंग। तो ये चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है, ये चेंज है जो हमें इन मूवमेंट्स के जरिए देखने को मिल रहा है। अभी तक किंग इज द लॉ, अब है लॉ इज द किंग। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के सामने सब बराबर है और सबके लिए समान कानून है, सबके लिए समान कानून है, कानून का समान प्रोटेक्शन सबको है। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंटेलेक्चुअल स्फेयर में जो नया आउटलुक है वो हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करें इसके बाकी फीचर्स की,
तो द आइडियाज रिफ्लेक्टेड द मॉडर्न थॉट्स एंड रिजेक्टेड द मिडिवल आइडियाज। जो मिडिवल आइडियाज़ हैं उनको इन्होंने रिजेक्ट किया, मॉडर्न की तरफ बढ़े, बहुत सारे रिफॉर्म हुए, रिफॉर्मेटिव कैरेक्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें सोसाइटी में रिफॉर्म की, तो सोसाइटी में रिफॉर्म होने चाहिए, इसका क्रेडिट जाता है रूसो को। रूसो ने इस बारे में बात की है। इकॉनमी में रिफॉर्म करने की बात की है, वो है एडम स्मिथ। अगर हम बात करें रिलीजन की, रिलीजन में जो बात की है कि रिलीजन में रिफॉर्म होना चाहिए, वो है वोल्टायर। बेंथम की बात करें, उन्होंने लॉ में चेंजेस की बात की है। कांट की बात करें, उन्होंने एथिक्स में चेंजेस की बात की है, रिफॉर्म की बात की है कि हमारे जो एथिकल वैल्यूज़ हैं उनमें भी चेंजेस होने चाहिए, उनकी भी परिभाषा चेंज होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो जॉन लॉक एक पर्सनालिटी हैं जिन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंजेस की डिमांड रखी है। आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द सुप्रीमेसी ऑफ द नेचर। एनलाइटनमेंट आइडियाज जो है वहाँ पर हमने नेचर की सुप्रीमेसी पे फोकस किया है, लिबरलिज्म पे फोकस किया है। लिबरलिज्म का मतलब होता है चर्च की अथॉरिटी को ज़बरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। हमें ये समझना होगा कि चर्च और ये बाकी जो इंस्टीट्यूशंस है, दे एग्जिस्ट फॉर अस, नॉट अ वाइस वर्सा, वी डू नॉट एग्जिस्ट फॉर देम। ठीक है, वो हमारे लिए है, हमें बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए। तो वो इंस्टीट्यूशंस को ऐसे ही वर्क करना है जो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट प्रोवाइड करे, ना कि उनका शोषण करे। ठीक है, ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लॉजिक और रीजन के एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है। ब्लाइंड फेथ पे हम क्वेश्चन करते हैं, ब्लाइंड फेथ को मानने से इनकार कर देते हैं। एम्पिरिसिज्म देखने को मिलता है। एम्पिरिसिज्म का मतलब होता है उन चीज़ों पर विश्वास करना है जो छुई जा सकती है, दे कैन बी टच्ड एंड सीन, उन्हीं चीज़ों पे हमें विश्वास करना है। ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, इगैलिटेरियनिज्म की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ भी हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बातें होने लगती हैं, जो हमें आगे अमेरिकन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उनका जो इंडियन उनके कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे इन वैल्यूज़ को स्थान मिला है, वहाँ पर हमें ये वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। अब यहाँ तक तो इनके जो फीचर्स हैं, कैरेक्टर है, वो हमने बात कर ली है। इम्पैक्ट क्या है, वही जो फीचर्स हैं आगे वही इम्पैक्ट के रूप में हमें सामने देखने को मिलते हैं। ग्रोथ ऑफ न्यू अवेकनिंग अमंग द मासेस में एक नई अवेकनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था जो भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस थे, चाहे वो चर्च हो चाहे वो कोई और हो, जो भी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी, अगर लोगों को लग रहा था कि वो प्रैक्टिसेस सही नहीं है तो उन्होंने उसे क्वेश्चन करना शुरू किया था। ये था आउटकम, इम्पैक्ट ऑफ द एनलाइटनमेंट। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज़ जो हैं वो फिलोसोफर ने आगे रखे, लोगों को बताया, लोगों ने उस पर बहुत फोकस किया, उसको बहुत महत्व दिया। Enlightenment ideas gave rise to American and French Revolution. Remarkable progress in the field of literature. Philosophers जो हुए हैं, रूसो, कांट, वोल्टायर, इन्होंने लिटरेचर के फील्ड में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स जो हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, लिखे हैं। ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन पहला मैनिफेस्टेशन है नेशनलिज्म का, जहाँ पर हम नेशनलिज्म की बात करते हैं, और ये और राइज देता है बेनिवोलेंट डिस्पोटिज्म को। लिबरल एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज़ जो हैं उन्होंने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट दिया है वहाँ के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो अभी तक राजा होते थे वो बोलते थे वी आर द गॉड, वी आर द मास्टर ऑफ द स्टेट, लेकिन अब कह रहे हैं वी आर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। उन्होंने लिबरल थॉट्स को प्रमोट करना शुरू किया। कंट्रीज़ जैसे कि प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस जो हैं वो अपनी कंट्रीज़ में, अपने जो अपना एरिया था वहाँ पर इसको अप्लाई करना शुरू किया। अगर हम बात करें प्रशिया की, तो प्रशिया के किंग हुए फ्रेडरिक द ग्रेट। उन्होंने खुद को पहली बार किसी राजा ने खुद को बोला वी आर आई एम द सर्वेंट ऑफ द स्टेट। उन्होंने प्रेस की सेंसरशिप को कम किया, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेप्स उठाए, रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करी अपने सिटीजन्स को। बात करें ऑस्ट्रिया के, तो जोसेफ थर्ड जो थे वो ऑस्ट्रिया के थे राजा, वो फ्रेंच थिंकर थे, वोल्टायर और रूसो उनसे इंस्पायर हुए थे। उन्होंने ऑफिशियली ये ऑर्डर किया कि पोप की अथॉरिटी को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि मैं उसकी परमिशन ना दे दूँ। उन्होंने कुछ इसी तरीके से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल जो रिफॉर्म्स हैं उनको भी लागू किया। अगर हम बात करें रशिया की, रशिया ने क्या किया, चर्च की जो प्रॉपर्टी थी उसको कॉन्फिस्केट किया, वहाँ पर उन्होंने स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए, एजुकेशन को प्रमोट किया। और अगर हम बात करें कि इनलाइटनमेंट आइडियाज़ का स्प्रेड कैसे हुआ, तो सबसे बड़ा इन्वेंशन हुआ था इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जिसकी वजह से बुक्स छपी, पैम्फलेट्स छपी, जिसने ना केवल यूरोप में बल्कि
ग्लोबल लेवल पे ये आइडियाज़ को फैलाया, दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाया और लोग इनसे इन्फ्लुएंस हुए। इंडिया में भी बहुत सारे आप देखेंगे, जब हम बात करेंगे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की, बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो इनके रूसो कांट जैसे जो फिलोसोफर्स हैं, इनके आइडियाज़ से इन्फ्लुएंस हुए, इनकी फिलोसफी से इन्फ्लुएंस हुए। बात करें अब डिक्लाइन की, एनलाइटनमेंट का डिक्लाइन हुआ, क्यों हुआ? हम देखते हैं 17th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक धीरे धीरे क्लाइमेक्स पे पहुंचता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि जो लोअर क्लास है, जो बेस लेवल पे जो सबसे गरीब लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इससे कोई भी फायदा नहीं उठा पा रहे थे। उन्हें बल्कि इसका उलट और भी ज़्यादा दुखद परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। कैपिटलिस्ट जो क्लास थी वो इनका शोषण कर रही थी। तो जो ये थिंकर्स हैं जैसे कि रूसो, इनको मजबूर होना पड़ा, ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि एनलाइटनमेंट जो ये चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है, जिसे चेंज करना ज़रूरी है। यहीं से शुरुआत होती है एक नए मूवमेंट की, जो है मूवमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म, और इसका क्रेडिट जाता है रूसो को। एनलाइटेंड रैशनैलिटी, अब देखिए हमने यहाँ पर बात किया एनलाइटनमेंट किस पे फोकस कर रहा है, रैशनैलिटी पे, लेकिन एक चीज़ आपको ये समझनी है, पूरी दुनिया केवल रैशनैलिटी के बल पे नहीं चल सकती। वहाँ पर इमोशंस का भी एक जो है वो इमोशंस की भी जगह है, वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की भी जगह है। हम सारी चीज़ें केवल रैशनल बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसकी वजह से जो वर्कर क्लास थी उसको बहुत सफ़र करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा उनका शोषण हो रहा था, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा था। तो यहाँ पर हमने फोकस किया कि नहीं, अब हमने रैशनैलिटी की बात कर ली, लेकिन अब हमें ये भी फोकस करना है किस तरीके से हम इसमें इमोशनल एलिमेंट ला सकते हैं, हम स्पिरिचुअल एलिमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो हम किस तरीके से चीज़ों को और अच्छे कोऑर्डिनेटेड वे में एड्रेस कर सकते हैं, ताकि सोसाइटी का हर स्ट्रेटा, हर लेवल बेनिफिट ले सके। ये तो था एनलाइटनमेंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रूसो कांट जैसे बड़े बड़े फिलोसोफर, एनलाइटनमेंट स्कॉलर्स के बारे में, उनकी क्या फिलॉसफी रही है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और मोटिवेशन मिलता है मुझे कि मैं और ज़्यादा मेहनत करके और नया और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।